जन्म कुंडली का सेकंड और 11th हाउस अगर स्ट्रांग है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक धन प्राप्त होता है। सेकंड हाउस को हमारे बैंक बैलेंस का हाउस माना गया है। जब भी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस स्ट्रांग होता है, सेकंड लॉर्ड स्ट्रांग होता है, तब ऐसे व्यक्ति के पास बढ़िया बैंक बैलेंस होता है। 11th हाउस को हाउस ऑफ गेन माना गया है। आपका बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा? जबकि आपको गेन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 10th हाउस को हमारे कर्म का भाव माना गया है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम के प्रतिफल के रूप में आपको जो भी गेन आता है वह आपकी जन्म कुंडली का 11th हाउस है। सेकंड हाउस को तो आप फिक्स मान लीजिएगा कि ये धन का भाव है। किसी भी भाव से सेकंड हाउस मान लीजिएगा, जैसे कि ये 10th हाउस है। 10th हाउस कर्म का भाव है। ठीक, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी भाव को जब आप लगन बनाते हैं तो उसका जो द्वितीय भाव होता है वो उसका धन भाव होता है, वो उसका बैंक बैलेंस होता है। अर्थात जब भी आप कोई कर्म करेंगे तो कर्म से आपको जो भी धन प्राप्त होगा वो आपका बैंक बैलेंस है। अर्थात कर्म आपने किया, 10th हाउस से कोई कर्म किया, इस कर्म के प्रतिफल के रूप में आपको जो भी मिला वो आपका गेन है। इसलिए 11th हाउस को आपका लाभ भाव कहा गया है, अर्थात कर्म से होने वाला लाभ। और सेकंड हाउस को आपका बैंक बैलेंस, आपको धन भाव, आपका धन भाव कहा गया है। अब कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म से उसको कोई लाभ होता है और वह लाभ जब बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होता है तभी कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी है। अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है तो उसको कितना भी बेनिफिट होता रहे, कितनी भी उसकी डेली इनकम हो, कोई मैटर नहीं करती। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है मगर करोड़ों अरबों के उनके टर्नओवर हैं, करोड़ों अरबों के उनके पास रोज के गेन आते हैं, मगर सब कुछ उनका खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनी नहीं कहा जा सकता। धनी वही व्यक्ति है जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, जिसके पास गोल्ड है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास एसेट है। इसलिए जन्म कुंडली के सेकंड हाउस को फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सेकंड और 11th के जब कंजंक्शंस बनते हैं, इनके एक्सचेंज होते हैं, ये एक दूसरे को एक्सपेक्ट करते हैं, तब वो माना जाता है, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन होगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस गेन का है। गेन आपका बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो गया, आपके गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, आपकी ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया, आपकी फैमिली में आकर फिक्स हो गया। तो इसलिए 11th और सेकंड का जब किसी कुंडली में हम रिलेशन देखते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि इस कुंडली में अच्छे धन योग हैं। किंतु 11th और सेकंड का कोई कॉम्बिनेशन अगर नहीं है और केवल 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तब ऐसे व्यक्ति का पैसा कभी भी बैंक बैलेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी नहीं होगा। वहीं मान लीजिएगा केवल किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा बली है, 11th हाउस बहुत ज़्यादा बली नहीं है, तब क्या ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा? देखिए, अगर हम तुलना करें उस व्यक्ति से जिसका 11th हाउस बहुत ज़्यादा बली है किंतु सेकंड हाउस बली नहीं है, तो उस व्यक्ति से तुलना करने पर जिस व्यक्ति का सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा बली है, 11th हाउस बली नहीं है, उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस अगर आपका बली है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके परिवार से बहुत ज़्यादा धन मिल गया। हो सकता है कि आपकी माताजी ने आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी दे दी, हो सकता है कि आपकी पत्नी जब वो शादी हुई तो इतनी सारी ज्वेलरी ले आई, इतनी सारी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले आई कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी भाव है। तो हो सकता है कि आपको परिवार से विरासत में कुछ मिल जाए, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो सेकंड हाउस का बली होना आपके बैंक बैलेंस को दिखाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की इनकम बहुत कम है मगर उसने लगातार सेविंग्स की हैं, लगातार सेविंग्स के चलते उसके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस बन गया। वहीं किसी व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी है मगर उसने सेविंग्स नहीं की तो उसके पास बैंक बैलेंस नहीं बन पाया। तो इसलिए सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। अब एक प्रश्न आता है कि किसी हाउस का स्ट्रांग होना हम किसे कहेंगे? ज्योतिष शास्त्र में कुछ सामान्य नियम हैं, जैसे कि कहा जाता है कि कोई भाव अगर शुभ ग्रह से दृष्टि पाता हो या किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या भाव का स्वामी स्वयं उस भाव में बैठा हो तो वह भाव बली हो जाता है। यह एक आधा अधूरा सच है। देखिएगा,
अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट से मेरी चर्चा हो रही थी एक कुंडली पर, और वो खुद से भी अच्छी खासी ज्योतिष जानते हैं। जिस कुंडली पर चर्चा हो रही थी उस कुंडली में अधिकांश थे प्लैनेट स्वराशि अथवा उच्च राशि में थे। सेकंड लॉर्ड भी वहाँ पर सेकंड हाउस में ही प्लेस्ड था, 11th लॉर्ड 11th हाउस में ही प्लेस्ड था। तब ऐसे में उनका कहना था कि इस कुंडली वाले पर्सन पर अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं? क्योंकि देखिएगा, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का हाउस है, 11th हाउस गेन का हाउस है। जब तक किसी भी कुंडली में भावों के स्वामी कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएंगे तब तक आपको अधिक धन प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 2 और 11 का संबंध बनेगा तभी आपको इनकम, और इनकम आपके बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होगी। 2 और 10 का संबंध बनेगा तो तब आपका प्रोफेशन से आपको इनकम आएगी और वो बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होगी। 2 और 6 का संबंध बनेगा तभी आपको किसी व्यक्ति से कोई लाभ होगा और वो आपके बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होगा। तो जब तक कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक वो ग्रह आपको बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। सेकंड लॉर्ड अगर अकेला सेकंड हाउस में बैठा है, चाहे वो शुक्र ही होकर बैठ गया, मैं कह रहा हूँ कि वृषभ राशि सेकंड हाउस में आ रही है और शुक्र यहाँ पर बैठ गया, शुक्र पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुक्र के साथ में कोई ग्रह नहीं बैठा, तब ऐसे में शुक्र स्वराशि होकर धनेश धन भाव में होकर भी आपको बहुत ज़्यादा धन नहीं देगा। क्योंकि धन के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कुंडली में 2-11 का संबंध बनना चाहिए, 2-6-11 का संबंध बनना चाहिए, 2-10-11 का संबंध बनना चाहिए। जब तक इस तरह के कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे तब तक कोई कुंडली आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ऑलरेडी ठीक ठाक बिज़नेस चल रहा है या हमारा बिज़नेस कुछ डाउन चल रहा है, तब वहाँ पर हम कुछ नया स्टार्ट करने की सोचते हैं, और उसमें जो मोटिव होता है कुछ नया स्टार्ट करने का ये होता है कि हमें बेटर इनकम आए। तो हमेशा जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं या ऑलरेडी चल रहे बिज़नेस में कुछ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तब वहाँ पर ये प्रश्न होता है कि क्या हमें यहाँ से इनकम प्रॉपर तरीके से आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क तो नहीं है। तब ऐसे में हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से अथवा जन्म कुंडली के माध्यम से वर्तमान समय में किस तरह की गोचर चल रहे हैं, किस तरह की दशा चल रही है, किस तरह के सेकंड हाउस के साथ में कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसके आधार पर यह जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को वर्तमान में किस तरह के धन लाभ की स्थिति बनती है। अब से कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि मैं अपने बिज़नेस में कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर तरीके से इनकम नहीं आ पा रही है, तो क्या वर्तमान समय में मुझे अच्छा खासा कुछ लाभ हो पाएगा या मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाऊँगा। तो यानी कि कुल मिलाकर वेल्थ से रिलेटेड प्रश्न था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक नंबर दीजिएगा 1 से लेकर 2193 के बीच में। उन्होंने मुझे 1359 एक नंबर दिया। इस नंबर के आधार पर मैंने कस्पल ज्योतिष के माध्यम से प्रश्न कुंडली बनाई, जिसका ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव पंडित श्री R.P. ओझा भारद्वाज और डॉक्टर B. कपिला जी से हुआ है। ठीक है, तो अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि कस्पल ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब भी हम कोई प्रश्न कुंडली बनाएंगे, अन्य सभी ज्योतिष पद्धतियों का भी यह सिद्धांत है कि जब भी कोई प्रश्न कुंडली बनाई जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि चंद्र की स्थिति क्या है। चंद्र क्या ऐसे भावों को दिखा रहा है, प्रश्न को दिखा रहा है कि सामने वाले ने जो प्रश्न पूछा है वो वास्तविकता में है या नहीं है। पाराशरी में चंद्र और लगन के द्वारा देखते हैं, कस्पल में चंद्र और चंद्र के नक्षत्र स्वामी के द्वारा देखते हैं। तो जब भी धन से संबंधित कोई प्रश्न हो तब वहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जब तक ये हाउसेस स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक किसी व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रश्न की जुनैनियत अगर जाननी है तो चंद्र और चंद्र के नक्षत्र स्वामी को इन हाउसेस के साथ संबंध बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक चंद्र
स्वयं से ही अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा 2, 6, 11 भाव से संबंध नहीं बनाएगा, तब तक हम यह नहीं मान सकते कि सामने वाले ने जो प्रश्न पूछा है वो सीरियस माइंड के साथ में पूछा है और प्रश्न सटीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्र अपने ही नक्षत्र में है और चंद्र 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में अगर चंद्र बैठे हैं तो ये मानकर चल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा है। एक हमें यहाँ क्लू चंद्र के प्लेसमेंट से मिलता है, किंतु प्रश्न धन से संबंधित है तो चंद्र का 2, 6 या 11 भाव से संबंध बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2, 6 या 11 कस्प का कोरूलर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम कस्पल पोजीशन में देखते हैं तो चंद्र 6 का सब सब लॉर्ड बना है, 11th का सब सब लॉर्ड बना है। चंद्र क्योंकि 6 और 11 का सब सब लॉर्ड बना है और स्वयं से 10th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर हमें जुनैननेस मिली कि यह व्यक्ति प्रोफेशनल इनकम के बारे में विचार कर रहा है। अब हम इस प्रश्न को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब जब हम प्रश्न आगे प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हमें लग्न के सब लॉर्ड से प्रॉमिस देखना होगा कि लग्न का सब लॉर्ड क्या इस व्यक्ति के लिए धन की स्थिति बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर लग्न का सब लॉर्ड इस व्यक्ति के लिए धन की स्थिति बनाता है तब हमें 6th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस के सब लॉर्ड का विश्लेषण करना होगा। 2nd हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 स्थिति हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर 11th सब लॉर्ड ये कह रहा है कि आपको इनकम आएगी, ठीक है, 11th सब लॉर्ड ने आपसे कहा कि इनकम आएगी, किंतु वह इनकम अगर आपके बैंक बैलेंस में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो आपके लिए उस इनकम का आना या ना आना ज़ीरो है। मान लीजिएगा आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपके 1 लाख ही खर्च हो गए, तो आपके लिए एफर्ट लगा मगर प्रॉफिट ज़ीरो हुआ। तो प्रॉफिट के लिए हमें फिर 2nd के सब लॉर्ड को देखना होगा। तो अब हम सबसे पहले लगन के सब लॉर्ड को देखेंगे। क्या लगन का सब लॉर्ड कुछ प्रॉमिस बना रहा है? लगन का सब लॉर्ड ये कह रहा है कि इस व्यक्ति के लिए धन आ सकता नहीं आ सकता। तो नियम वही है कि लगन के सब लॉर्ड को 2, 6 या 11 इन तीनों भावों में से किसी एक में इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में 2, 11, 6 और फाइनल कन्फर्मेशन में 2, 11, 6 में से कोई एक भाव देना होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि लगन के सब लॉर्ड बुध हैं और बुध पोजिशनल स्टेटस से 11th हाउस को सिग्निफाई करते हैं। बुध शनि के नक्षत्र में होने के कारण हमें 11th हाउस देते हैं, जो कि उसने पोजिशनल स्टेटस से ऑलरेडी हमें दे दिए थे। 11th का इन्वॉल्वमेंट किया और कमिटमेंट में राहु के उपनक्षत्र में होने से 6 भाव देते हैं और 2 भाव भी देते हैं। तो 11 की इन्वॉल्वमेंट हुई, 2 और 6 से कमिटमेंट हो गई। तो लगन के सब लॉर्ड ने हमें कहा कि यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए धन का योग बन सकता है, ये व्यक्ति कमा सकता है। और फाइनल कंफर्मेशन में भी राहु हमें 2 और 6 की कमिटमेंट देता है। किंतु अगर आप देखेंगे यहाँ साथ में 5 एंड 9 हाउसेस भी आते हैं। 5th एंड 9th हाउस का आना यह दिखाता है कि आपको अपेक्षित सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। साथ में यहाँ पर 8 एंड 12th हाउस भी आते हैं। 8th हाउस वरी, 12th हाउस लॉसेस, 5th हाउस लॉसेस, 9th हाउस दिखाता है कि आपको आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं हार्डल्स आने वाले। तो लगन के सब लॉर्ड ने हमें एरिया दिखाया कि धन तो आ सकता है, मगर धन आने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करना होगा। ठीक है, बिना एफर्ट के तो लाइफ में कुछ मिलता ही नहीं है। तो लगन के सब लॉर्ड ने कम से कम हमें ये कह दिया कि धन आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे 6th हाउस का सब लॉर्ड, 11th हाउस का सब लॉर्ड और फिर सबसे महत्वपूर्ण 2nd हाउस का सब लॉर्ड। लगन के सब लॉर्ड ने हमें धन की प्रॉमिस दी। 11th हाउस का सब लॉर्ड हम देखते हैं तो चंद्र है और 6 का सब लॉर्ड भी चंद्र है। तो हमारा चंद्र 6 और 11 दोनों का सब लॉर्ड होकर काम आसान यहाँ कर देगा। हम चंद्र से 6 और 11 दोनों की प्रॉमिस पढ़ लेंगे। तो चंद्र अपने ही नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र होकर 6 और 11 में इन्वॉल्वमेंट करते हैं और 2 में कमिटमेंट करते हैं। तो चंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपके लिए धन का योग बन रहा है। और शुक्र के उपनक्षत्र में है, तो शुक्र के उप नक्षत्र में होने के कारण 2nd हाउस की
फाइनल कंफर्मेशन करते हैं। तो चंद्र 6 और 11 का सब लॉर्ड होकर हमें धन की प्रोमिसेस दिखाता है, किंतु यहाँ पर भी आप सेम स्थिति देखेंगे जो कि हमें लगन के सब लॉर्ड ने दी थी, कि यहाँ पर 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट दोनों हो रही हैं। इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, फाइनल कंफर्मेशन, इन तीनों में 12th हाउस आ रहा है। 12th हाउस अगेन लॉस। ठीक है, फिर भी हमें चंद्र जो है कुछ ना कुछ गेन की स्थिति दिखा रहा है। अब लगन के सब लॉर्ड ने भी और 6-11 के सब लॉर्ड ने भी, क्योंकि हमें गेन की स्थिति दिखाई है, तब हम यह देखेंगे कि ये गेन हमारे बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें देखना होगा सेकंड हाउस का सब लॉर्ड, और सेकंड हाउस का सब लॉर्ड है यहाँ पर वीनस। वीनस की इन्वॉल्वमेंट 8 एंड 10th हाउस में हो रही है। इन्वॉल्वमेंट में वीनस ने ना 2 दिया है, ना 6 दिया है, ना 11 दिया है, अर्थात आपका प्रोफेशन किसी भी तरह से आपको बैंक बैलेंस नहीं देगा। 6 ने यह दिखाया कि आप दूसरे से पैसा खींच पाएंगे। 11th ने यह दिखाया कि आपको गेन हो पाएगा। लग्न ने यह दिखाया कि आप प्रयास कर पाएंगे पैसे के लिए। तो पैसा तो आपके पास आएगा, आप कमा पाएंगे, किंतु जो भी पैसा आप कमाएंगे वो सारा का सारा खर्च हो जाएगा, क्योंकि सेकंड के सब लॉर्ड ने 8 हाउस में इन्वॉल्वमेंट दी है। यहाँ 2, 6, 11 तीनों में से कोई भाव नहीं आया। तो यहाँ पर सीधा सा उत्तर इस व्यक्ति के लिए है कि आप जो काम करना चाहते हैं उस काम से आपको पैसा नहीं आएगा। आप जो भी कमाओगे वो सारा का सारा आपका खर्च हो जाएगा। हो सकता है कुछ पैसा अपनी जेब से भी चला जाए। अब वर्तमान महादशा, भुक्ति और अंतरा अगर हम देखेंगे तो इस समय चंद्र की महादशा, शुक्र की भुक्ति और शुक्र का ही अंतरा है। तो चंद्र को हमने पढ़ा था कि चंद्र ऑलरेडी हमें दिखा रहा था कि भाई पैसा आ सकता है, किंतु अगर जब हम शुक्र को पढ़ते हैं तो शुक्र अगेन सेकंड हाउस का सब लॉर्ड होकर 8 एंड 10 की इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। यहाँ पर 2, 6, 11 कहीं नहीं आ रहे, तो ये दिखाता है कि वर्तमान में जो भुक्ति और अंतरा चल रहे हैं वो किसी भी तरह से आपको फाइनेंशियल गेन नहीं देंगे, और जब आपको फाइनेंशियल गेन नहीं मिल रहा है तो आपका वर्तमान में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना उचित नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्न कुंडली के माध्यम से तो हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को वर्तमान में धन आएगा या नहीं आएगा। बाकी जन्म कुंडली में भी इसी तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं कि जब किसी भी कुंडली में लग्न, सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस, ये तीनों हाउसेस 2, 6 एंड 11 से संबंध बनाते हैं, ये तीनों चारों हाउस 2, 6, 11 से संबंध बनाते हैं, तभी कोई व्यक्ति रिच हो पाता है। अदरवाइज किसी व्यक्ति के लिए एक्सट्रीम लेवल पर पैसा आने की कोई योग नहीं बनते। आप इन सूत्रों को किसी कुंडली में अप्लाई करके देखिएगा, आप देखिएगा कि आपके सेकंड हाउस का सबसे लॉर्ड कौन है, वो किसके नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्र स्वामी किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, वो कमिटमेंट किन हाउसेस की कर रहा है, फाइनल कन्फर्मेशन किन हाउसेस की कर रहा है। उसके आधार पर आप बहुत इजीली जान लेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो किस दशा भुक्ति अंतरा में आएगा। क्योंकि जो भी ग्रह आपके 2, 6, 11 को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहे होंगे, उन्हीं ग्रहों की दशा भुक्ति अंतरा में आपको बहुत अच्छा पैसा आएगा। जैसे कि वर्तमान में चंद्र की महादशा चल रही है, तो चंद्र ठीक है 6 और 11 को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो चंद्र अपनी महादशा में पैसा दे सकते हैं। किंतु वर्तमान में जो भुक्ति और अंतरा चल रहा है वो शुक्र का चल रहा है, और शुक्र अगर हम देखते हैं तो शुक्र हमें 8 और 10 हाउस देते हैं, क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो ऐसे में शुक्र अपनी भुक्ति में, अपने अंतरा में इस व्यक्ति को पैसा नहीं दे सकते। तो वर्तमान में जो दशा भुक्ति है, जो अंतरा है, ये आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर रहे। इसलिए ऐसे में व्यक्ति को कह देना उचित है कि आप इस समय ये कार्य शुरू ना करें, कुछ समय रुक जाएं, उसके बाद में दोबारा से प्रश्न लगाएंगे, दोबारा से आप इस कार्य के बारे में विचार करना। अगर प्रश्न कुंडली हमें उस समय में पॉजिटिव आंसर देती है तो आप कार्य शुरू कर सकते हैं।